हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सारगासो सी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था येलो सी को लेकर के, तो येलो सी को अगर हम मैप में व्यू करें, येलो सी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के एक मार्जिनल सी के रूप में लोकेटेड है। ये जो येलो सी है वो कोरियन पेनिनसुला और मेनलैंड चाइना के बीच में लोकेटेड है। इसके अलावा इसको ईस्ट चाइना सी का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के रूप में भी कंसीडर किया जा सकता है। पूरे वर्ल्ड में 4 ऐसे सी हैं जिनका नेम कलर बेसिस पर रखा गया है, जिनकी अदर 3 के नेम हैं, जिनके नेम अगर हम डिस्कस करें तो ब्लैक सी है, रेड सी है और वाइट सी है, और फोर्थ हो गया येलो सी। ये जो येलो सी है इसका गोल्डन और येलो कलर जो है वो यहाँ पर बहुत सारी रिवर जो है वो मर्ज होती हैं और वो अपने साथ में जो सिल्ट लेकर के आती हैं, जिसकी वजह से येलो सी का ये कलर देखने को मिलता है। तो ये येलो सी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल है। इसमें हमारे मेंटोर जो है वो डेली बेसिस पर आपको टारगेट प्रोवाइड करते हैं, जिस टारगेट को डिसाइड करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है कि किस तरीके से हम हमारे सिलेबस को डिवाइड करें कि प्रीलिम से पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए, रिवाइज भी हो जाए और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये सारी जो आपकी हर्डल्स हैं उनको यहाँ पर सोल्व करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे मेंटोर यहाँ पर प्ले करते हैं। आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो पार्ट है उसको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो आपकी प्रिपरेशन है वो रेगुलर हो सके। आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के जो अदर फीचर्स हैं उनको हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिट करेगा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के। आप सभी को पता है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया, उसके बाद में पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के डिस्कशन किया। अभी प्रेजेंट टाइम में डिस्कशन चल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने अपने कुछ बेसिक फैक्ट्स रखे हैं और उन्होंने ये बोला, पिटिशनर्स ने ये बात रखी है यहाँ पर कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो रिजर्वेशन दिया गया है, इसकी वजह से एससी, एसटी और ओबीसी के जो राइट्स हैं उनको इरोड करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने बोला है कि एससी, एसटी और ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया था वो अलग मैटर था और ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है वो अलग मैटर है। यहाँ पर एक कंसर्न ये भी है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर जो आपने यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर जो रिजर्वेशन देने की कोशिश की है, तो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक प्रोविजन रखे हुए हैं उनके खिलाफ में यहाँ पर काम करने की आपने कोशिश की है, सिर्फ एक टर्म के बेसिस पर कि इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पर आपने यहाँ पर रिजर्वेशन दे दिया है। अभी इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ अपनी तरफ से क्या बात रखी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि देखो, एससी, एसटी और ओबीसी के जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसको बिल्कुल वायलेट नहीं करता है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर रखा कि देखो, बात आती है डिस्क्रिमिनेशन की। इन्होंने बोला है कि डिस्क्रिमिनेशन किया गया है एससी, एसटी और ओबीसी के लिए यहाँ पर कि उनको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से बाहर रखा गया है। तो अटॉर्नी जनरल ने बोला कि डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा तब आता है जब दो बराबर स्थिति में हो। प्रेजेंट टाइम में अगर हम एससी और एसटी की कंडीशन देखें तो एससी और एसटी को हर लेवल पर जो है वो रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सेम इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में जो पहले जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हम जो इंडिपेंडेंस गेन की, तब हमने कोशिश की कि हमारी सोसाइटी के वो पार्ट जो हमारी सोसाइटी में एक तरीके से इक्वलिटी में नहीं थे, उनके लिए हमने रिजर्वेशन की व्यवस्था की ताकि उनको साथ में ला करके हम खड़ा कर सकें। ओके, और इसी तरीके से जो जनरल कैटेगरी है उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कंडीशन ऐसी है कि वो अपनी एजुकेशन को रेगुलर नहीं कर सकते, जॉब के लिए जो प्रिपरेशन है उनमें उनको इश्यू क्रिएट होते हैं। तो उन सभी के अपग्रेडेशन के लिए
लिए ये जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में रिलेटेड है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये रिजर्वेशन जो दिया गया था, और इसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया है जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने देखा कि एससी और एसटी जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हमारे खिलाफ में किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे हैं अटॉर्नी जनरल ने। उन्होंने बोला है कि अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 क्लोज 4 सब क्लोज ए, इसमें जो है वो एससी और एसटी को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद में आर्टिकल 243 सब क्लोज डी जो है इसमें पंचायत में रिजर्वेशन दिया गया है। आर्टिकल 330 जो है वो हमें पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की बात करता है एससी और एसटी के लिए। आर्टिकल 332 जो है वो हमें बात करता है एक तरीके से 332 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहाँ पर रिजर्वेशन की बात करता है। तो एससी और एसटी कम्युनिटी को तो हर जगह रिजर्वेशन दिया गया है, और ये जो ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है वो एक नया इवोल्यूशन है। मतलब जो पहले रिजर्वेशन प्रोसीजर था या कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में बोला गया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज जो है उनसे अलग एक क्राइटेरिया है, अलग एक इवोल्यूशन है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। तो इसको एक अलग तरीके से ट्रीट करने की जरूरत है। ओके, तो अभी इसके ऊपर डिस्कशन है। कंक्लूजन में क्या निकल कर के आएगा, जुडिशरी में क्या अपनी इंपॉर्टेंट बात रखता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन ये सारे जो पॉइंट्स है ना वो आपको मेंस में हेल्प करेंगे। मेंस में अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो रिजर्वेशन दिया गया है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करो कि वो सही है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो अदर क्राइटेरिया है, अदर कैटेगरी है, उनको रिजर्वेशन दिया गया है हर सेक्टर में। ये जो क्राइटेरिया है या ये जो कैटेगरी है इसको रिजर्वेशन दिया गया है, इसके अलग क्राइटेरिया है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिंगल करने की जरूरत नहीं है। और जो डिस्क्रिमिनेशन है जो जनरल कैटेगरी में भी है उसको भी हमें खत्म करने की कोशिश करनी होगी। और सभी में इक्वलिटी जब आएगी जब सबको जो जहाँ पर जो पिछड़े हुए हैं उनको हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे करके आगे लेकर के आए, और तभी जाकर के सभी इक्वल अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखो हमारे इंडिया के जो नेवी चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने बोला कि जो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन पे जो भी चाइना के साथ में हमारा जो इश्यू चल रहा है उसमें अभी भी जो भी हमारे चैलेंज हैं उनको हम काफ़ी ज़्यादा सुधार नहीं पाए हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि जो भी इशू हैं वो अभी भी बने हुए हैं, ना सिर्फ हमारे बॉर्डर वाले एरिया में। अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन रीजन में भी 2008 से जो चाइना है वो अपनी प्रेजेंस करने की कोशिश कर रहा है, और ये इसके बेसिस पर उसने अदर कंट्री जो हैं जो इंडियन ओशन रीजन में अपना एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं वहाँ पर अपने आर्मी बेस, नेवी बेस या फिर अदर कंट्रीज़ में अपने पोर्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जिबूती की बात कही गई है कि जिबूती में उन्होंने जो अपना बेस है वो आर्मी बेस जो है वो एस्टेब्लिश किया था। सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है कि जो चाइना है वो रेगुलर इस तरीके की कोशिश करता है कि यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन में उसकी जो प्रेजेंस है वो बनी रह सके, और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एक तरीके से यहाँ की सिक्योरिटी के लिए या जो अदर कंट्री जो काम करते हैं उन सभी पर अपनी जो नज़र रखने की या सर्विलेंस करने की उनकी कोशिश करता है चाइना। तो यहाँ पर जिबूती की बात की गई है। जिबूती को अगर हम मैप में व्यू करें, ये आप सभी को पता है ये इंडियन ओशन वाला रीजन है। इस एरिया में चाइना भी अपनी प्रेजेंस करना चाहता है, और प्रेजेंस करने का बेसिक रीजन ये है कि अगर हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए तो क्वाड ग्रुप के थ्रू जो है वो कोशिश की जाती है कि ये जो इंडियन ओशन जो रीजन है इसको हम क्या रख सकें, इसको फ्री एंड फेयर जो है वो हम रख सकें। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो इंडियन ओशन रीजन है इससे पैसिफिक ओशियन या फिर अदर ओशन में या अदर कंट्रीज तक जो रीच बनाने में है उसमें मतलब ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सभी कंट्रीज इसके ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन क्वाड ग्रुप के थ्रू जो है वो फ्री एंड फेयर और इजीली एक्सेसिबल टू ऑल कंट्रीज के लिए ये मेन ऑब्जेक्टिव है क्वाड का, ताकि इसके ऊपर फोकस किया जा सके। तो यहाँ पर ये जो है वो जिबूती की लोकेशन है। यहाँ पर अगर हम व्यू करें
जिबूती जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जिसमें 4 कंट्रीज आते हैं, उसमें इससे एक है। तो आपको ये बताना है कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसमें अदर कंट्रीज के जो नेम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये जिबूती की लोकेशन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वहाँ पर भी चाइना ने अपना ग्वादर पोर्ट जो है वो डेवलप करने की कोशिश की है, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर ईरान में अपना चाहबार पोर्ट डेवलप किया है। इसके अलावा यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट, जिसको एक तरीके से फ्लोरिश करने में, एस्टेब्लिश करने में पहले हेल्प की चाइना ने, और उसके बाद में प्रेजेंट टाइम में 99 ईयर के लिए लीज के ऊपर इसको ले लिया है। नेक्स्ट, इसके अलावा जो भी अदर कंट्रीज हैं यहाँ पर, वहाँ पर अपनी रीजनल प्रेजेंस जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है चाइना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, आप सभी को पता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन पे इंडिया और चाइना के बीच में जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, लेकिन इसके जो इशू हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से क्रिएट हो रही हैं। आप सभी को पता है कि ये वाला जो रीजन है इंडिया का, यहाँ पर अगर हम नॉर्थ में देखें तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है वो चल रही है गालवान वैली के बाद में, इशू के बाद में, 2020 के बाद में अभी डिसएंगेजमेंट चल रहा है। डिसएंगेजमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर चाइना की जो आर्मी है वो अपने आप को पीछे कर रही है, इंडिया की आर्मी अपने आप को पीछे कर रही है। तो पहले जो एरिया जो काफ़ी कम था, जिसको एक बफर जोन के रूप में क्रिएट किया गया था, वो अभी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो लद्दाख वाले रीजन में जो लोग रहते हैं उनके लिए, उनके जो एनिमल्स हैं उनके लिए जो ग्रेजिंग एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है। मतलब उनको इस तरीके से ये जो भी डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर है इसकी वजह से वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, कुर्मी जो है, कुर्मी कम्युनिटी, वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने हमारे ईस्टर्न इंडिया के वेरियस पार्ट्स में बहुत सारे जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको ब्लॉक किया, और यहाँ पर वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको एसटी की जो लिस्ट है उसमें उनका भी इंक्लूजन किया जाए। अभी हमने प्रेजेंट टाइम में देखा कि एसटी कम्युनिटी की जो लिस्ट है उनमें कुछ अदर कम्युनिटीज़ को इंसर्ट किया गया है। तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एसटी कम्युनिटी जो है उसमें किस तरीके से किसी ट्राइब को आप जो है वो इंक्लूड कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल्कुल ये बात नहीं बोली गई है कि एसटी को अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है तो इसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है, मतलब क्राइटेरिया की बिल्कुल बात नहीं की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा, अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि जो भी स्टेट या फिर जो भी यूटी जो है जहाँ पर इनिशिएट करना है कि ये जो कम्युनिटी है इसको हमें एसटी लिस्ट में लेना है, तो इसको लेकर के ये जो प्रोसीजर है वो स्टेट और यूटी से स्टार्ट होता है। उसके बाद में ये जो गवर्नमेंट है, स्टेट और यूटी जो है, वो अपना जो प्रपोजल है उसको भेजते हैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास में। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो इस रिकमेंडेशन को रिव्यू करती है और उसके बाद में वो इसको सेंड करती है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक बार इसके ऊपर अप्रूवल दे दे तो उसमें इसके साथ में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उससे भी इसको लेकर के अप्रूवल लिया जाता है। और फिर उसके बाद में कैबिनेट जो है वो इसके ऊपर फाइनल डिसीजन देती है, बिल के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। पास होने के बाद में जब प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट जो है वो इसके ऊपर अप्रूवल देता है, तो एक नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो नेशनल जो भी शेड्यूल ट्राइब की जो लिस्ट है उसके अपग्रेडेशन का एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि ये जो ट्राइब्स हैं इनको और इंक्लूड कर लिया गया है शेड्यूल ट्राइब में। तो एक प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर के तहत जो है वो फॉलो किया जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ ट्राइब को इंक्लूड किया गया है, तो उनके नेम और कौन से एरिया से वो बिलोंग करती हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये जो कम्युनिटी है वो कहाँ से बिलोंग करती है, ये सारी बेसिक बातें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, अभी हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में पीस लाने के लिए कोशिश की जा रही है, और इसमें NSCNIM के साथ में 2015 में जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर दोबारा से डिस्कशन के लिए तैयार हुआ है ये ग्रुप। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम काम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, कि वहाँ पर बेहतरीन कनेक्टिविटी हो, वहाँ के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो कि हम चाहते हैं कि वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी आ सके। तो जब ये इस तरीके की बातें, इस तरीके के जो भी इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों में जाएंगे तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में केरला गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनके बीच में कुछ इश्यूज के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से वहाँ के गवर्नर जो हैं वो किन्हीं पॉइंट्स को लेकर के अपना जो अप्रूवल है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के बिल्स के ऊपर नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वो कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर जो एजुकेशन है उसका अपग्रेडेशन देखने को मिले। यहाँ पर जो बताया गया है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। एक तो उन्होंने बोला है कि जो भी वहाँ के टीचर्स हैं उनकी जो भी अटेंडेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑनलाइन। इसके लिए उन्होंने ऐप भी डेवलप किया है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो टीचर हैं वो इसमें इन्वॉल्वमेंट अपना शो नहीं कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी उन्होंने किया है। यहाँ पर ऑनलाइन जो है उनका एक तरीके से अटेंडेंस की वो स्कूल में आए हैं, वो प्रेजेंट्स हैं, ये सारी बातें इसमें जो है वो की जाएंगी। तो इन्होंने यहाँ पर जो टीचर हैं उन्होंने अपनी प्राइवेसी को लेकर के एक बात रखी, तो गवर्नमेंट ने इस बात के ऊपर क्लेरिफाई किया है कि आपकी प्राइवेसी को इसमें कोई एनक्रोचमेंट नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से ये सारा काम किया जा रहा है। एक इनिशिएट तो ये स्टार्ट किया गया है कि टीचर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड होंगे तभी जाकर के जो एजुकेशन में आप जो चेंज करना चाहते हो वो हो पाएगा। दूसरा, यहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग इस तरीके से करवाई जा रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन जो है वो मल्टीटास्किंग और बहुत सारी जो स्किल्स हैं वो उनमें डेवलप हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि 3rd to 5th जो स्कूल है, स्कूल का जो पार्ट है उनको हाई स्कूल के साथ में मर्ज किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम ये देखने को मिलता है कि 5th क्लास की जो स्कूल है वो अलग होती है और गवर्नमेंट स्कूल में 6 to 12th अलग स्कूल होती है, जिसकी वजह से जो बच्चे जो हैं उनकी कनेक्टिविटी हाई स्कूल में ना होने की वजह से वो उनके एजुकेशन में ड्रॉप देखने को मिलता है। तो 3rd to 5th जो स्कूल है उनको हाई स्कूल के साथ में मर्ज किया जाएगा, जिसकी वजह से जो एजुकेशन में ड्रॉप है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, क्योंकि लगभग 5th क्लास तक जो स्कूल की जब एंडिंग होती है उसके बाद में अदर एरियाज़ में अपने आप को लेकर के जाना, वहाँ पर अपने आप को सेटल करना, इन सभी इशू की वजह से जो स्टूडेंट्स है वो भी इसके ऊपर फोकस नहीं करते, तो उसका ये अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जिनके ऊपर फोकस कर रही है, अगर इन सभी एक्टिविटीज़ के ऊपर काम हो पाता है तो काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट निकलेंगे और एजुकेशन में जो एक अपग्रेडेशन होना चाहिए था वो इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर अभी आप सभी को पता है कि बेंगलुरु में जो हैवी रेन देखने को मिली उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू वहाँ पर क्रिएट हुई। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि लास्ट 15 ईयर्स में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के बहुत सारे जो सिटीज़ हैं वहाँ पर एक्सट्रीम रेनफॉल जो है वो 24 आवर्स में देखने को मिली है। यहाँ पर सबसे पहले मुंबई का एग्जाम्पल दे रखा है, 2005 में 900 mm जो है वो रेन हुई थी वहाँ पर, और चेन्नई में 2015 में, बेंगलुरु में 130 mm हुई है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो क्लाइमेट चेंज जो है वो अपने आप को इंटेंसिफाई तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है लास्ट ईयर 6th असेसमेंट रिपोर्ट, उसमें भी हमने व्यू किया था कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो टाइम के साथ में इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर एक वीक तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसकी वजह से इस तरीके के इशू जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमने जो एमिशन की जो बात की है उसको लेकर के हमने टारगेट भी डिसाइड किए हैं। 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें भी हमने डिसाइड किया था कि जो एमिशन है उसको कम किया जाएगा, टेम्परेचर जो है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होना दिया जाएगा, और प्री इंडस्ट्रियल एरा के टाइम में जो भी टेम्परेचर था उससे ये एक बेसिस पर ये सारी चीज़ें डिसाइड की गई हैं। तो यहाँ पर इशू क्या है? इशू ये है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे सिटीज़ एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं वो क्रिएट होती जा रही है। यहाँ पर जो भी हमने सिटीज़ में ये सारे इशू देखे वहाँ पर मैक्सिमम अगर हम देखें तो देखो बेंगलुरु में ये इशू जो है वो कम देखने को मिला। इसका बेसिक रीज़न ये था कि वहाँ पर जो भी मैनेजमेंट जो भी एस्टेब्लिशमेंट किया है वो एक प्रॉपर तरीके से किया गया है। दूसरा, वहाँ पर जो ग्रीन एरियाज़ है सिटी में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेवलप किया गया है। वो एक सोकिंग एरिया होते हैं, कोई भी इशू होता है तो उसके लिए सोकिंग एरिया क्रिएट होते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो लेक्स रीजन है उनको वेल कनेक्टिविटी देने की कोशिश की गई है, जिसके बेसिस पर जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम देखने को यहाँ पर मिली है।
तो इसी के ऊपर फोकस करते हुए यहाँ पर राइटर ने कुछ सजेशन दिया आर्टिकल के लास्ट में। उन्होंने भी बोला है कि जो भी प्रॉब्लम है, देखो सिटी एरिया में जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन प्लस आपकी जो पॉपुलेशन है वहाँ पर उन दोनों में कोऑपरेशन जो हो, उसी के बेसिस पर ये रिजल्ट निकल करके आ सकते हैं। दूसरा, हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारे ड्रेनेज सिस्टम है उसको हमें अपग्रेड करना होगा, ताकि जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और एक तरीके से जल भराव जैसी जो समस्या है वो देखने को ना मिले सिटी में। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, जो भी यहाँ पर ग्रीन एरिया है सिटीज़ में वो डेवलप और ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि वो एक सोकिंग एरिया के रूप में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा अगर आसपास जो है वाटर बॉडीज़ है तो उनकी कनेक्टिविटी जो है वो अच्छे से हो सके, ताकि प्रॉब्लम जो है वो हैवी रेन जैसे सिचुएशन में ज़्यादा देखने को ना मिले। तो ये जो आर्टिकल है इसमें सजेशन है कि आने वाले टाइम में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनको हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं और हर सिटीज़ में जो इशू हैं उनको हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लंपी स्किन डिजीज को लेकर के। तो इस आर्टिकल में बताया गया है, पहले बैकग्राउंड दिया गया है थोड़ा सा, कि अभी मुंबई पुलिस ने एक तरीके से रोक लगा दी है कि लंपी स्किन डिजीज को स्प्रेड को रोकने के लिए सिटी में जो भी कैटर लाए जा रहे हैं बाहर के एरिया से, उनके ट्रांसपोर्टेशन पर प्रोहिबिशन लगा दिया है, प्रोहिबिटेड कर दिया गया है कि ये डिजीज़ की वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी इफेक्ट होगी। तो यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स दिए हैं लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर के जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस की वजह से होता है, और ये सेम उसी फैमिली से बिलोंग करता है ये वायरस जिस फैमिली से स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स के वायरस भी बिलोंग करते हैं। ओके, लंपी स्किन डिजीज वायरस जो है वो एंटीजेनिक सिमिलरिटीज भी शेयर करता है विद द सी पॉक्स वायरस एंड द गोट पॉक्स वायरस, और इज सिमिलर इन द इम्यून रेस्पॉन्स टू दोज वायरस। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि एक जूनोटिक वायरस नहीं है। जूनोटिक वायरस मतलब जब डिजीज जो है वो एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड होने लग जाए, मतलब डिजीज जो है वो मतलब लंपी स्किन डिजीज जो है वो ह्यूमन में स्प्रेड नहीं होगी। ज़्यादातर ये जो डिजीज है वो क्यों देखने को मिल रहा है, तो वेक्टर बोर्न डिजीज स्प्रेड बाय वेक्टर्स लाइक मॉस्किटोज, सम बाइटिंग फ्लाइज एंड टिक्स, एंड यूजुअली अफेक्ट्स होस्ट एनिमल लाइक काउज एंड वाटर बफेलोज। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि जो भी एनिमल इससे इन्फेक्टेड है वो अपने ओरल और नेजल सिक्रेशन के थ्रू जो है वो एक तरीके से फीडिंग वाले एरिया में या फिर वाटर जहाँ पर वो कंज्यूम करते हैं बहुत सारे एनिमल साथ में, उसको इन्फेक्टेड करते हैं, और इस इन्फेक्शन की वजह से जो वेक्टर है जो दूसरे जो भी एनिमल हैं उनको इफेक्ट करता है, तो या तो डायरेक्टली कांटेक्ट के थ्रू फैलता है या फिर अगर हम बात करें तो जो भी कंटेमिनेटेड फोडर या फिर वाटर है उसके थ्रू ये फैलता है। स्टडीज़ में तो ये भी देखा गया है कि ये लंपी स्किन डिजीज जो है वो एनिमल सीमन के थ्रू, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दौरान जो एनिमल सीमन यूज़ किया जाता है उसके थ्रू भी ये फैल सकता है। ओके, तो इसमें जो बॉडी है उसमें इस तरीके की लंपी स्किन डिजीज में लिम्फ नोड जो है वो इफेक्ट होती हैं और एक बड़े तरीके से एनलार्ज तरीके से वो बॉडी पर इफेक्ट होने लग जाती हैं। फिर ये जो बड़ी बड़ी जो लंपी जो एक तरीके से बॉडी में जो स्किन पर इस तरीके की लिम्फ जो हैं वो अपीयर होने लग जाती हैं, फिर बाद में वो अल्सर में चेंज हो जाती हैं। माउथ में भी इफेक्ट होने की वजह से जो एनिमल है वो अपना फूड कंज्यूम नहीं कर पाते, वाटर कंज्यूम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है वो डिक्रीज होती है। साथ ही साथ में जो भी मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि बहुत सारे जो हमारी कैटल है वो इससे इफेक्ट हुई हैं, मतलब लोगों की जो इनकम है उस पर काफ़ी ज़्यादा इस डिजीज का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं लंपी स्किन डिजीज को लेकर के, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि सबसे पहले 1929 में जाम्बिया में लंपी स्किन डिजीज को देखने को मिला था, उसका आउटब्रेक। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एशियन कंट्रीज़ में, साउथ एशिया, चाइना में 2019 में इसके केस देखने को मिले थे। सबसे पहले बांग्लादेश में इसका आउटब्रेक हुआ था, साउथ ईस्टर्न या साउथ एशियन पार्ट में अगर हम देखें तो वहाँ पर बांग्लादेश में हुआ। उसके बाद में बांग्लादेश के बाद में हमारे इंडिया का जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाला जो पार्ट है वहाँ पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिला। तो इसका रीज़न ये है कि हम जो है
हम बहुत सारी बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में, और वहाँ पर जो बॉर्डर है वहाँ पर इलीगल एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो पहले बांग्लादेश में स्प्रेड हुआ, उसके बाद में जो है वो इंडिया में स्प्रेड हुआ। तो बहुत सारी कैटल की इलीगल जो है वो यहाँ पर वर्क होता है, इसी की वजह से फिर इंडिया में भी इसका स्प्रेड देखने को मिला। ओके, तो एक तो ये डिजीज के बारे में पता चलता है, दूसरा ये पता चलता है कि हमारी जो बॉर्डर है उसको और ज़्यादा सिक्योर करने की हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ देखिए, देखो दाऊदी बोहरा जो कम्युनिटी है उनमें एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, एक्स कम्युनिकेशन। एक्स कम्युनिकेशन क्या होता है कि धर्म से उनको बहिष्कार कर देना लोगों को। कुछ लोग ऐसे होते होंगे ना कि जो धर्म के जो बेसिक प्रिंसिपल है उनको फॉलो नहीं करते होंगे, तो उनको यहाँ से बाहर कर देना। अब इसको लेकर के डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि 2016 में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो सोशल बाइकआउट से लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट लेकर के आई थी। और यहाँ पर जो ये धर्म से बहिष्कार जो किया जाता है, एक्स कम्युनिकेशन जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, एक तरीके से ये सोशल बाइकआउट ही तो किया जाता है ना उन लोगों का। तो 1962 में एक केस आया था, उस केस में जब इसको लेकर के जजमेंट दिया गया था, 60 साल पहले का जो वर्डिक्ट है उसमें टॉप कोर्ट ने ये बोला था कि किसी भी कम्युनिटी के जो रिलीजियस फेथ या जो टेनेंट्स है, जो उनके सिद्धांत है, उनको डिसाइड करने की जिम्मेदारी है उनके रिलीजियस हेड की। ओके, और ये सारी चीज़ें वो मैनेज करते हैं आर्टिकल 26 सब क्लोज बी के अंडर। अब इसको अभी प्रेजेंट टाइम में ये जो एक्स कम्युनिकेशन एक्ट है, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट, इसको यहाँ से एक तरीके से दोबारा से इसको चेंज करने की या इसको टारगेट करते हुए पिटीशन डाली गई है कि इसको दोबारा से रिव्यू किया जाए, कि जब आप सोशल बाइकआउट को मेंटेन करने के लिए एक्ट ले आए हो, तो जो भी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में जो भी इशू फॉलो किया जाता है, जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर। देखो आप सभी को पता है कि चीता हमारे इंडिया में 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे, दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया है अफ्रीकन चीता को। अफ्रीकन चीता जो है वो अगर हम एशियाटिक चीता से उनका कंपैरिजन करें तो एशियाटिक चीता साइज में स्मॉल होते हैं और पेलर होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो अफ्रीकन चीता जो है वो साइज में बड़े होते हैं, तो उनको इंडिया में लाया गया है और कूनो नेशनल पार्क में जो है उनको रिलीज किया गया है 8 में से 3 को। अब यहाँ पर ये बताया गया है, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो चीता है वो यहाँ पर अपने आप को एक तरीके से एस्टेब्लिश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसमें एक बेसिक रीजन ये बताया गया था कि जो प्रे है, शिकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या कम है, तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। तो विश्नोई कम्युनिटी है, विश्नोई कम्युनिटी जो है वो एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, इन सभी के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। तो ये माना जा रहा था कि राजस्थान में से चीतल जो है, ठीक है, उसको यहाँ पर लाया जा रहा था और उसको कूनो नेशनल पार्क में रिलीज करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको लेकर के विश्नोई कम्युनिटी ने अपना लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि आप इस तरीके से जो यहाँ पर कैप्चर कर रहे हो चीतल को, ये गलत है। ओके, तो क्या करना चाहिए, जो भी प्रे है उसको इस तरीके से, क्योंकि अगर आप इस रीजन से आप इसको रिमूव करोगे, हटाओगे, तो इस रीजन में जो है इनकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर विश्नोई कम्युनिटी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स अगर हम डिस्कस करें, कूनो नेशनल पार्क तो मध्य प्रदेश में है ही। विश्नोई कम्युनिटी जो है वो गुरु जाम्बोजी हुए थे, उनके जो भी उनके प्रिंसिपल हैं उन सभी को फॉलो करते हैं ये विश्नोई कम्युनिटी के लोग। विश्नोई कम्युनिटी जो है वो हर कम्युनिटी से ऐसे लोग जो एक तरीके से एनवायरनमेंट के लिए या फिर अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहते थे, उन सभी टारगेट्स को अचीव करते हुए अदर कम्युनिटी से लोग आकर के इस विश्नोई कम्युनिटी से जुड़ गई। विश्नोई कम्युनिटी जो है वो राजस्थान और भी अदर स्टेट जो है वहाँ पर स्प्रेडेड है। हम राजस्थान में अगर हम बात करें तो वेस्टर्न वाला जो पार्ट है वहाँ पर, मतलब डेजर्ट वाला जो रीजन है, वहाँ पर मैक्सिमम विश्नोई कम्युनिटी जो है वो रहते हैं। एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए ये काम करते हैं। गुरु जाम्बोजी ने इनको 29 उपदेश जो हैं वो दिए थे। 29 को आप क्या बोलते हैं, 20+9, तो इसीलिए इस कम्युनिटी का नाम जो है वो 20 नोई जो है इसका नाम पड़ा। ओके,
यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसी से रिलेटेड विश्नोई कम्युनिटी की ही एक वीमेन जिनका नाम है अमृता देवी विश्नोई, जिन्होंने 1730 में जब जोधपुर में, या फिर अगर हम बात करें तो राजस्थान वाले एरिया में अलग अलग देसी रियासतें थी, तो जोधपुर वाला जो रीजन है जिसको मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर राजा थे अभय सिंह। तो अभय सिंह जो रूलर थे, उन्होंने आदेश दिया अपनी आर्मी को कि हमारा जो फोर्ट है उसको डेवलप करने के लिए हमें कुछ किसकी ज़रूरत है, हमें कुछ टीक की ज़रूरत है, हमें कुछ लकड़ी की ज़रूरत है, वुड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर उनकी आर्मी जो है वो जाकर के ग्रीन जो ट्रीज़ हैं उनको काटने लग गई। तो ऐसा बोलते हैं कि अमृता देवी विश्नोई अपनी बेटियों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, और 363 मैन और वीमेन जो हैं वो पेड़ों पर लिपट गए। और फिर यहाँ पर जो उनकी आर्मी का जो लीडर था, उन्होंने आदेश दिया कि इन जो भी मैन और वीमेन है इनके साथ में ही पेड़ों को काट दिया जाए। तो यहाँ पर 363 जो लोग हैं उनकी डेथ हुई थी। और ऐसा बोलते हैं कि आज भी इनकी याद में हर साल हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भाद्रपद जो महीना है उसकी शुक्ल पक्ष की 10वीं को, मतलब 10th को, ये जो है वो वन मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो जोधपुर में जो खेजड़ली गांव है वहाँ पर ये जो मेला है वो आयोजित किया जाता है इनकी याद में। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे, अगर हम बात करें तो हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ पर भी पर्यावरण संरक्षण के ऊपर कितना जोर दिया जाता था और उनके ऊपर कितना ध्यान रख करके इस तरीके की कम्युनिटी जो है उनको एस्टेब्लिश किया जा सका। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।